क्या आपने कभी सोचा था कि बीजेपी और कांग्रेस का भी गठबंधन हो सकता है? कहा जाता है कि आग और पानी का मेल संभव नहीं है। उसी तरह बीजेपी और कांग्रेस भी गठबंधन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन कहावतों पर अमृतकाल भारी हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। और तो और इस गठबंधन में बीजेपी ने अपने करीबी साथी को अलग कर दिया है और उसी को हराने के लिए कांग्रेस को साथ रखा है। एकदम विश्वगुरु टाइप ऐतिहासिक घटना हुई है। इस पूरे मामले को देखेंगे और सवालों की अमृत वर्षा करेंगे, क्योंकि सिद्ध हो गया है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कुर्सी के लिए विचारधारा को एक झटके में लात मार के फेंका जा सकता है। सवाल करेंगे राहुल गांधी से, जो चल रहे थे विचारधारा की लड़ाई को लेकर। उधर बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि नरेंद्र मोदी अब भारतीय लोकतंत्र और बीजेपी के लिए खतरा हो गए, इनको रास्ते लगाइए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा वो भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट जब से आया है बवाल मचा हुआ है, क्योंकि आंकड़े ही ऐसे सामने आए हैं जो कल्पना से परे हैं। देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे मोदी राज में देश की बड़ी बड़ी कंपनियां आपसी साठगांठ करके आपको चूना लगा रही हैं, कथित रूप से। और इसका खुलासा अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने किया है। जी हां, और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम है, जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल, यानी क्या सरकारी क्या प्राइवेट, क्या टाटा क्या जेएसडब्ल्यू क्या सेल, सब कर रहे हैं चूना लगाने का खेल। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। उधर एसआईआर मामले को लेकर टीएमसी के एक नेता फिर से पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। होना हवाना क्या है उसको भी देखेंगे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टानना से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया और लपड़झंडिसों को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे पहले कि पूरे अमृतकाल का आनंद लिया जाए, राम राज्य का मजा ले लीजिए। इस खबर को देखिए। चेहरा तो आप पहचानते ही होंगे, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर। इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जेल में कथित रूप से 9 दिन से दवा नहीं खा रहे थे। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि इन्होंने मीडिया से कहा कि जब तक CCTV फुटेज पुलिस की ज्यादतियों का मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आमरण अनशन करूंगा। अब इनकी तबीयत खराब किस कारण हुई, क्या आमरण अनशन से हुई, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देवरिया जेल में इन्हें रखा गया था। पिछली रात अचानक तबीयत बिगड़ी, सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें जेल प्रशासन ने तत्काल देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। गंभीर हालात को देखते हुए रात को 2 बजे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। गोरखपुर में जांच के दौरान डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की आशंका जताई। फिलहाल मॉनिटरिंग की खबर है। नाम न बताने की शर्त पर मेडिकल कॉलेज के किसी डॉक्टर ने दैनिक भास्कर को कहा कि 9 दिन से अमिताभ ठाकुर हार्ट की दवा नहीं ले रहे थे, इसलिए उनकी तबीयत खराब हुई। उनकी ECG रिपोर्ट भी काफी खराब आई है। तमाम तरीके की जांच वगैरह चल रही है। अब उन्हें हायर सेंटर लखनऊ रेफर किया जा रहा है, यानी देवरिया से गोरखपुर, गोरखपुर से लखनऊ रेफर करना बता रहा है कि हालात सीरियस है। वैसे अमिताभ ठाकुर के बारे में और उनकी ईमानदार छवि के बारे में तो आप जानते ही हैं। सपा सरकार में इनकी ईमानदारी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मजबूर कर दिया फोन करके हड़काने या समझाने पर। और जैसे ही रामराज आया तो बात समझाने और हड़काने से आगे निकल गई। वहीं तक नहीं रुकी, इन्हें कथित रूप से जबरिया रिटायर कर दिया गया, नौकरियों से निकाल दिया गया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन ये ऐसा बांस है जो नौकरी से निकलने के बाद भी बजता रहा। कहा जाता है कि ईमानदारी का भूत जिसे चढ़ जाए वो उतरता नहीं है। इन्होंने लगातार योगी सत्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार का मोर्चा खोले रखा। और अभी कोडिन सिरप को लेकर जो मामला चल रहा था उस पर इन्होंने मुखरता से बहुत सारी बातें कही। बड़े बड़े माफियाओं की पोल खोलते रहे, सत्ता की पोल खोलते रहे। इसके बाद लगभग 3 दशक पुराना कोई मामला उठा के चलती ट्रेन से उठा लिया गया अमिताभ ठाकुर को। और अब खबरों के अनुसार हार्ट अटैक की समस्या हुई है और यहां से वहां रेफर किया जा रहा है। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, यही है असली रामराज। फर्जी दवा और भ्रष्टाचार करके लोग सत्ता के संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे, जन्मदिन की पार्टी मनाते रहेंगे, और जो उनकी पोल खोलेगा वो आतंकवादियों की तरह ट्रेन से उठा लिया जाएगा। वैसे आपको एक नज़र इधर भी दौड़ाइए लेना चाहिए। हाल ही में इंडिगो की जो क्राइसिस हुई थी, याद है कि भुला गए? जब एयरपोर्ट पर अच्छे खासे पैसे वाले लोग भिखमंगों की तरह घूम रहे थे, खाने पीने को चीजें नहीं मिल रही थी। इसे लेकर RTI एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस ने जानकारी जुटाने का प्रयास किया और सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल ने जो जवाब दिया है उसको जरा सुनिए। बोस ने 3 सवाल पूछे थे। पहला तो ये कि 1 दिसंबर 2025 से लेकर 15 दिसंबर 2025 के बीच कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई इंडिगो एयरलाइंस की। दूसरा ये कि कितने पैसेंजर इससे प्रभावित हुए। और तीसरा कि इंडिगो एयरलाइंस पर इस लापरवाही के लिए
और लाखों पैसेंजर्स को परेशान करने के लिए कितनी पेनल्टी लगाई गई। अब इन तीनों सवालों के जवाब सुनिए और थैंक यू फलाने जी बोलिए। पहला सवाल का जवाब ये है कि 4550 फ्लाइट 15 दिनों के भीतर कैंसिल हुई, यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच। लेकिन सरकार को यह नहीं पता है कि 4550 फ्लाइट कैंसिल होने से कितने पैसेंजर्स को दिक्कत हुई, यानी वो प्रभावित हुए। साथ ही साथ सरकार को यह भी नहीं पता है कि इंडिगो एयरलाइंस पर कितनी पेनल्टी लगाई गई, पता नहीं लगाएगी कि नहीं लगाई गई। अब समझने वाली बात यह है कि 4550 फ्लाइट कैंसिल होने पर आखिर सरकार को क्यों पता नहीं है कि कितने पैसेंजर प्रभावित हुए। वो कोई लोकल बस तो है नहीं कि चलती रहेगी, लोग रास्ते में रुकवा रुकवा के चढ़ते रहेंगे, या फिर जहाज उड़ रही है, लोग अपने छत से जाके हाथ हिलाए, जहाजिया नीचे उतर गए, फिर उसमें चढ़ गए, पैसेंजर उठा लिया। अरे वहां तो एडवांस बुकिंग होती है, बीच में चढ़ने का कोई उपाय तो है नहीं, सबको पता होता है। यानी जो तंत्र में है उन्हें मालूम होना चाहिए कि फ्लाइट में कितने पैसेंजर्स ने बुकिंग करवाया था। यानी गजब का अमृत काल चल रहा है हर तरफ। वैसे यही सवाल जब हमने इंटरनेट पर ढूंढने का प्रयास किया, एआई द्वारा पूछा कि इंडिगो की एक फ्लाइट में लगभग कितने यात्री बैठते हैं, तो उसने बताया कि इनके पास संभवतः 3 तरह के विमान हैं। एक में 180 यात्री बैठते हैं, दूसरे में 220 से 232 और तीसरे में 70 से 80। यानी अगर हम औसत देखें तो लगभग 150 आता है। और यदि हम 4550 फ्लाइट से मात्र 150 का ही औसत गुणा कर दें तो ये संख्या लगभग 7 लाख के आसपास पहुंच जाती है। आप कहेंगे कि ये तो अंदाजा लगाना हुआ, तो आप बताइए क्या करें। जब सरकार को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है तो अंदाजिफिकेशन न करना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा। जब हर जगह बैठे होंगे बेईमान तो पत्रकार क्या करेगा, लगाएगा अनुमान। और अनुमान कहता है कि कम से कम 7 लाख पैसेंजर्स को प्रभावित होना पड़ा। बाकी टेंशन मत लीजिए। अरे इसी देश में अभी कुछ है महीना पहले ही गुजरात मॉडल के भीतर एगो प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, जिसमें लगभग 260 लोगों की मौत हुई। क्या हुआ? जब उतनी सारी मौतों पर टेंशन नहीं हुई तो फ्लाइट छूटने की क्या टेंशन लेना है। जिम्मेदार लोगों ने अपनी चमड़ी मोटी कर ली है, आप भी अपने दिल को पत्थर दिल कर लीजिए और अमृत काल का मजा लीजिए। अरे भाई, जब दिल पर पत्थर रख के बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन कर सकते हैं तो आप पत्थर दिल क्यों नहीं हो सकते? पत्थर दिल हो जाइए, इसी में भलाई है। इधर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि बीजेपी, कांग्रेस और अजित पवार की पार्टी तथा अन्य ने गठबंधन किया है। यानी एक दूसरे से कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के बावजूद यहां अंबरनाथ नगर परिषद में मिलजुल कर चुनाव लड़ने का ऐलान है। और इस गठजोड़ का सीधा मकसद है शिवसेना को सत्ता से बाहर रखना। यानी विचारधारा नहीं, सत्ता चाहिए भाजपा को भी और कांग्रेसियों को भी। कहा जा रहा है कि यह गठबंधन स्थानीय स्तर पर लोकल नेताओं के स्तर पर हुआ है, न कि पार्टी हाईकमान के औपचारिक फैसले से। यानी लोकल राजनीति ने सेंट्रल लाइन को ही पीछे छोड़ दिया। अंबरनाथ में इस गठबंधन को बीजेपी कांग्रेस ने अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम दिया है। खबरों में यह भी बताया गया है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच यहां पर अंदरूनी खींचतान बहुत बढ़ गई थी, खासकर बीएमसी में नियंत्रण को लेकर। बताया यह भी जा रहा है कि राज ठाकरे की एमएनएच को भी नुकसान हुआ है, उनका भी एक पूर्व प्रमुख नगर सेवक बीजेपी में शामिल हो गया है। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम दिखाता है कि नगर निगम और नगर परिषद चुनाव में विचारधारा से ज्यादा महत्व सत्ता, साझेदारी और स्थानीय समीकरण का होता है। और यह भी एक संकेत है कि राजनीति में कुर्सी के लिए किसी से भी दुश्मनी, किसी से भी दोस्ती कभी भी की जा सकती है। मगर सवाल यह है कि कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता राहुल गांधी दिन रात विचारधारा की बात करते हैं और कहते हैं कि इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा है बीजेपी आरएसएस की, लोगों को बांटने वाली, लड़ाने वाली, नफरत की विचारधारा है। और एक हम हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो अब सवाल यह है कि गांधी और गोडसे एक तय मोटरसाइकिल पे घूम सकते हैं क्या? गठबंधन हो सकता है क्या इन दोनों के बीच? क्या दोनों लोग एक साथ चल सकते हैं? और जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह दिन रात कांग्रेस को कोसते हैं, उन्हें यह गठबंधन कैसा लग रहा है? देश की हर समस्या के लिए जिस कांग्रेस के पंडित नेहरू को जिम्मेदार बताया जाता है, भाजपा के अनुसार उसी कांग्रेस के साथ राजनीतिक विवाह हो रहा है। तो ये गजब का इतिहास बन गया। शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक हो गई। वैसे बीजेपी का तो इस मामले में कोई तटस्थ स्तर नहीं है, लेवल नहीं है। वो तो किसी के भी साथ गठबंधन कर सकते हैं। जिसको कल भ्रष्टाचारी बताएंगे, आज उसके साथ फेरे लगा लेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ भी बचा नहीं है, बस सत्ता मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने तो उन्हें भी पछाड़ दिया, यहाँ वहां छोड़िए, सीधे बीजेपी से ही गठबंधन कर लिया। यानी वो नारा एकदम सिद्ध हो गया कि फलाने हैं तो मुमकिन है, अमृत काल में कुछ भी मुमकिन है। वरना सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एसआईआर के नाम पर यूपी जैसे राज्य में लगभग 2 करोड़ 90 लाख वोटर हटा दिए गए। यानी टोटल वोटरों की संख्या थी 15 करोड़ 44 लाख और अब उनमें से लगभग 2 करोड़ 90 लाख गायब हैं। उन्हें फर्जी बता दिया गया, गड़बड़ बता दिया गया। तो सवाल यह है कि क्या यूपी में हर 5 में से 1 वोटर गड़बड़े था? अब यहाँ केवल 12 करोड़ 55 लाख वोटर बचे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार
अनुसार 46,23,000 लोग मृत पाए गए, 2,17,00,000 लोग जगह बदल चुके हैं और लगभग 25,50,000 डुप्लीकेट पाए गए। समझने वाली बात यह है कि लखनऊ में जो कैंट विधानसभा है वहां से 39% वोटर गायब हैं। 39%, सोचिए, 100 में से 40 वोटर गायब। और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ मात्र 53% ही वोटिंग हुई थी। इसी तरह से लखनऊ की बात करें तो उत्तर विधानसभा में 38.5% वोटर गायब कर दिए गए, यानी 100 में से 39 वोटर यहाँ भी गायब कर दिए गए। 100 में से 39, सोच भी सकते हैं क्या, 10 में से 4 गायब। लखनऊ के हर विधानसभा क्षेत्र का हाल लगभग ऐसा ही है। चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट बता रही है कि मुस्लिम बहुल जिलों में 20% वोटर कम हो गए। अकेले राजधानी लखनऊ में 12 लाख नाम काट दिए गए। राजधानी लखनऊ में जहां अब तक लगभग 40 लाख वोटर थे, अब लगभग 28 लाख ही बचे हैं। मोटा मोटी 12 लाख वोटर गायब हो गए। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है, यहाँ 28.83% यानी मोटा मोटी 29% वोटर काट दिए गए। 28 लाख वोटरों में से मात्र 20 लाख बचे हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी लगभग 25% वोटर काट दिए गए। गोरखपुर में 36,66,000 थे, अब 30,20,000 बचे हैं, यानी 17% से भी ज्यादा नाम कट गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई थी, याद है कि नहीं, जिसको अखिलेश यादव मेडल की तरह लेकर घूमते हैं। यहाँ 19 लाख से ज्यादा वोटर थे, अब यहाँ 15,17,000 बचे हैं। बाकी सब अमृतकाल के शिकार हो गए, यानी लगभग 18% वोट कम हो गया। वाराणसी की बात करें तो वहां भी 18% से ज्यादा वोटर काट दिए गए। 31,50,000 की जगह अब 25,80,000 वोटर बचे हैं। इसी तरह मथुरा में भी लगभग 19% से ज्यादा वोटर गायब हो गए। दैनिक भास्कर ने जो लिस्ट बनाया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुस्लिम बहुल जिलों की बात करें तो यूपी में 5 मुस्लिम बहुल जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल बताए जाते हैं। यहाँ 40 से 50% तक मुस्लिम आबादी है। इन जिलों में 20% तक वोटर कम हुए हैं। इन 5 जिलों में विधानसभा की 28 सीटें हैं और पिछले चुनाव में यहाँ 11 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। बाकी 17 सीटों पर सपा गठबंधन को बढ़त मिली। मुरादाबाद में लगभग 16% वोट कम हुए। सहारनपुर में भी 16% वोटर कम हो गए। मुजफ्फरनगर में भी 16% के आसपास, रामपुर में 18% से ज्यादा और संभल में भी 18% से ज्यादा वोटर घट गए। आंकड़े बहुत लंबे चौड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मगर कुल मिलाकर सवाल सबसे ज्यादा है। सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में हर 5 में से 1 वोटर फर्जी था? और अभी तो कहा जा रहा है कि हो सकता है 1 करोड़ से ज्यादा वोटर और काट दिए जाए, क्योंकि मैपिंग नहीं हुई है उनकी। तो देखते जाइए, हो सकता है 5 में से 1 नहीं, 5 में से 2 तो फर्जी बता दिए जाए, नकली बता दिए जाए, गड़बड़ बता दिए जाए, क्योंकि अमृतकाल है भाई। और मुमकिन है योजना अभी भी चल रही है, वो भी नॉन स्टॉप, पूरी स्पीड के साथ। उधर बंगाल एसआईआर को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को लेटर लिख के बहुत सारे आरोप लगाए, संगीन आरोप लगाए। और अब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पश्चिम बंगाल एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने भी ढेर सारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई, मामला दर्ज हुआ। मगर आप लोग टेंशन मत लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से होगा वही जो राम रचि रखा। और अमृतकाल का राम कौन है ये बताने की जरूरत है क्या? हालांकि भाजपा के भीतर से ही विश्व गुरु के नेतृत्व पर अब बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। जब तीसरी बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, तभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के लिए इज्जत बचाने का बढ़िया मौका है, उन्हें खुद से ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, वरना जलालत के साथ छोड़नी पड़ेगी। 10 साल में जो थोड़ा बहुत भौकाल बनाए हैं वो सब मटिया मेट हो जाएगा। यानी देसी भाषा में इन्होंने ऐसा ही इशारा दिया था। और अब जबकि देश के भीतर से लेकर पड़ोस तक और दुनिया भर के देशों के बीच भारत की साख लगातार गिरती जा रही है, तब फिर से सुब्रमण्यम स्वामी लिख रहे हैं कि अब बीजेपी और आरएसएस को यह तय करना होगा, यानी तय करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को रिटायर करके मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए। यानी उनसे कहा जाए कि अब आप जाइए, बहुत हो गया। क्योंकि मोदी जिस तरीके से ट्रंप के मुरीद बने हुए हैं, ये भारतीय लोकतंत्र और भाजपा के लिए भयंकर खतरा है। वैसे हाल फिलहाल में ट्रंप ने किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का मजाक बनाया है और भारत के प्रधानमंत्री आंख बंद करके खरगोश बन गए हैं, तो उस पर अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल अमृतकाल का ये खेल देखिए, टाटा जेएसडब्ल्यू और सेल देखिए। रॉयटर्स की इस खबर के अनुसार भारत की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच में ये पता चला है कि देश की 3 सबसे बड़ी स्टील कंपनियों टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सरकारी कंपनी सेल ने स्टील की कीमतें मिलकर तय करने का कानून तोड़ा है। ये जांच साल 2021 में शुरू हुई थी। कुछ बिल्डरों ने आरोप लगाया था कि स्टील कंपनियां आपस में मिलकर सप्लाई रोक रही हैं और दाम बढ़ा रही हैं। यानी कुछ ही लोगों के हाथ में पूरा कंट्रोल है, वो आपस में मेल जोल करके सप्लाई रोक देंगे तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट बढ़ा देंगे। इस जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते 31 कंपनियों और उद्योग संगठनों तक पहुंचा था। अब रॉयटर्स के मुताबिक 6 अक्टूबर 2025 की एक सीक्रेट CCI रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से 2023 के बीच इन कंपनियों और उनके टॉप अधिकारियों ने मिलकर
कीमतों में हेरफेर किया, यानी देश को चूना लगाया, देश की जनता को चूना लगाया। इस मामले में जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन सज्जन जिंदल, टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन और सेल के 4 पूर्व चेयरमैन समेत 56 वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि अंतिम फैसला ये नहीं है, इन लोगों को अपनी सफाई और आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। इसके बाद अंतिम आदेश जारी किया जाएगा और इसे सार्वजनिक भी किया जाएगा। और यदि आरोप साबित होते हैं तो इन कंपनियों पर हर साल के मुनाफे का 3 गुना या टर्नओवर का 10% जो ज्यादा हो वहां तक जुर्माना लगाया जा सकता है। व्यक्तिगत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मगर ध्यान रहे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा स्टील उत्पादक है और जब बुनियादी ढांचे पर काम होता है तो स्टील की मांग बढ़ती है और जब स्टील पैदा करने वाली कंपनियां खेल करने लगती हैं तो मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती है। हमको आपको चूना और ज्यादा लगने लगता है। बाकी टेंशन मत लीजिए, मैंने कहा ना कि ये जांच फांच सब होती रहेगी, होगा वही जो राम रचि रखा। हाल ही में आपने देखा अडानी सेठ के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई कि नहीं? ड्यूटी नहीं चुकानी है, बाकियों को भी मिल जाएगी। दुनिया वीरों से खाली थोड़ी ना है। अरे सुप्रीम कोर्ट में 35 जज हैं जी, एकदम बढ़िया बढ़िया। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।